नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बात करेंगे संस्कृत शिक्षण के जो 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की लाइव क्लास में देखते हैं आज आप लोग कितनी का टारगेट रखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक बात कह देंगे कि एक बात जो हमारे चैनल है उसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें जल्दी जल्दी। और जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात और कहेंगे कि आज का टारगेट आप लोगों को ही रहेगा 15 में से 13 प्रश्न। देखते हैं कितने लोगों का 13 प्लस आता है या फिर 15 सही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास और बात करते हैं संस्कृत शिक्षण के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं क्या कह रहा है। संस्कृत पाठ्यक्रमे संवाद लेखनम मूल उद्देश्य अस्ति। कह रहा है कि संस्कृत के पाठ्यक्रम में संवाद लिखने का मूल उद्देश्य क्या है। पहला कह रहा है कि व्याकरण परिशुद्धता, दूसरा कह रहा है संप्रेषण कौशलानी और तीसरा कह रहा है सृजनात्मक क्षमता और चौथा कह रहा है गति लेखनम। तो देख ले रहे हैं बारी बारी से इनका अर्थ क्या होता है। पहले का अर्थ होता है व्याकरण की शुद्धता से। कह रहा है संस्कृत पाठ्यक्रम के संवाद लिखने का मूल उद्देश्य क्या होता है। पहला कह रहा है व्याकरण यानी व्याकरण की शुद्धता से होता है, यहाँ पे व्याकरण की शुद्धता। और दूसरा कह रहा है कि संप्रेषण कौशल यानी एक दूसरे के बीच वार्ता। और तीसरा कह रहा है सृजन यानी सृजन का अर्थ होता है नए नए जो पथ होते हैं, नए नए जो अपने विचार होते हैं उसका सृजन करना। और चौथा कह रहा है कि गति लेखना यानी जल्दी जल्दी विषयों को लिखना। तो आप कौन से प्रश्न पे जा रहे हैं, पहले पे जा रहे हैं, दूसरे पे, तीसरे पे या फिर चौथे पे। तो जल्दी से बताइए संस्कृत पाठ्यक्रम में संवाद लिखने का मूल उद्देश्य क्या है। तो पहला प्रश्न आप लोगों के समझ है। देखते हैं कितने लोगों का क्या कौन कौन सा सही होगा। पहला सही होगा या फिर दूसरा या फिर तीसरा या फिर चौथा। तो जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो लोग छूट गए हैं वो लोग जल्दी से जुड़ जाएँ। तो चलिए आंसर बताइए अपना, पहले का कौन सा सही होगा। पहला होगा व्याकरण की शुद्धता से होगी, यानी जो व्याकरण की शुद्धता है उसे लिखने से होगी, या फिर संप्रेषण कौशलानी से होगी, या फिर सृजनात्मक क्षमता यानी जो नए नए कौशल को विकसित करना, और गति लिखना यानी जल्दी जल्दी से लिखना। तो जल्दी से बताइए पहले का आंसर क्या होगा। तो पहले का आंसर होगा हमारा पहला, व्याकरण की शुद्धता से होती है। इसका जो होता है कि व्याकरण की शुद्धता से संवाद लिखने का मूल उद्देश्य व्याकरण की शुद्धता को परखना होता है। और संप्रेषण कौशलानी का अर्थ होता है एक दूसरे से परस्पर मेल जोल यानी उनसे बातें करना। और जो सृजन का अर्थ होता है कि अर्थों का नए सृजन करना यानी अर्थ का नया निर्माण करना। और गति का अर्थ होता है कि जल्दी जल्दी लिखने से। तो इस आधार पर हमारा पहला सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि शीर्ष कक्ष मुख्य संबंध भवती। कह रहा है कि शीर्षक का मुख्य उद्देश्य है। कौन सा शीर्षक का मुख्य उद्देश्य है। पहला कह रहा है कि पाठस्य मुख्य सुक्ता, और दूसरा कह रहा है कि संपूर्ण पाठेन, और तीसरा कह रहा है मुख्य पात्र सयक थनेक, और चौथा कह रहा है कि पाठस्य मुख्य सेन मुख्याम सेन। यानी इसका अर्थ होगा, पहले का अर्थ होगा हमारा कि पाठ के मुख्य सूक्ति से, यानी जो पाठ का जो मुख्य सूक्ति होता है यानी जो उसमें महत्वपूर्ण बातें होती हैं उससे है। दूसरा कह रहा है संपूर्ण पाठ यानी जो पाठ का संपूर्ण पाठ है यानी कहानी बताई जा रही है तो कहानी का संपूर्ण पाठ। और तीसरा कह रहा है कि मुख्य पात्र समयकथ नेक है, उसका अर्थ है पूरे जो मुख्य पात्र के कथन है, कथन से बात कर रहा है, कथनेन यानी मुख्य पात्र कस्य कथनेन यानी जो कथन है यानी जो कहानी है उससे है। और चौथा कह रहा है कि पाठस्य मुख्य सेन यानी जो पाठ के मुख्य अंश है, यहाँ पर मुख्यांश सेन यानी अंश से बात कर रहा है। तो जल्दी से बताइए दूसरे का आंसर कौन सा होगा। आप किस पे जा रहे हैं, पहले पे जा रहे हैं, दूसरे पे जा रहे हैं, तीसरे पे या फिर चौथे पे। तो दूसरे का आंसर जल्दी से बताइए और कमेंट बॉक्स में जल्दी से लाइक कर दीजिए। और जो संस्कृत भाषा की बोलने में त्रुटियाँ हो रही हैं उसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो चलिए बताइए पहले का आंसर क्या होगा। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा, चौथा, यानी दूसरे का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो जल्दी इसका आंसर होगा हमारा चौथा, जो पाठस्य मुख्यांश है यानी जो पाठ के मुख्य अंश हैं। यानी शीर्षक, इसका अर्थ देख ले रहे हैं क्या होगा कि शीर्षक से मुख्य संबंध है यानी जो इसका संबंध है पाठस्य मुख्यासेन भवति, यानी तात्पर्य इसका ये हुआ कि शीर्षक का मुख्य संबंध पाठ के मुख्य अंश से होता है। यानी जो उसका जो सारांश है पूरा एकदम मिला के निचोड़ जो है उसके मुख्य अंश से होता है कि ये कहना क्या चाह रहा है। इस आधार पर हमारा चौथा सही होगा। दूसरे का लगभग सभी लोगों का सही आया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं
तीसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, तो तीसरा हमारा प्रश्न कर रहा है कि रचनात्मक शिक्षणेन अभिप्राय अस्ति। कह रहा है कि रचनात्मक शिक्षण का अभिप्राय होता है, क्या होता है, अस्ति मिस होता है होता, अस्ति मिस होना अर्थ होता है होता, तो अभिप्राय मिस अभिप्राय ही होता है, और शिक्षणेन मिस होता है। सभी लोगों को पता है कि शिक्षण से रचना का अर्थ होता है रचना, यानी रचनात्मक शिक्षण का अभिप्राय होता है, क्या होता है। पहला कह रहा है कि छात्रा स्वानुभाव भावानुगुणम पाठ संबंध शब्दपद वाक्या दिनानम व्याख्यान कुर्वन्ति। और दूसरा कह रहा है कि अध्यापक कथनानुगुणं शोध कार्यं कुर्वन्ति। और तीसरा कह रहा है कि स्वपाठानुगुणं, यानी स्वयं से पाठ के गुण जो विभिन्न गुण हैं सहायक सामग्री रचनात्मक। और चौथा कह रहा है कि छात्राः पाठ सामग्रः विभिन्न उदाहरणी पठन्ति, यानी जो छात्र हैं जो पाठ की समग्र सामग्रियाँ हैं, विभिन्न सामग्रियाँ, उसका उदाहरण को पढ़ने के लिए बात कर रहा है। तो एक बार देख ले रहे हैं क्या कह रहा है कि रचनात्मक शिक्षण का अभिप्राय होता है। पहला कह रहा है यहाँ पे देखिए वाक्यादिनाम, यानी वाक्यों की व्याख्या कुर्वन्ति करने से होता है। दूसरा कह रहा है शोध कार्यम, यानी शोध करने से कह रहा है। और सहायक सामग्री का रचयंती, यानी सहायक सामग्रियों के माध्यम से रचना करना। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि विभिन्न उदाहरण, यानी जो विभिन्न उदाहरण है पाठ्य सामग्रियों की उसको पढ़ने से। तो जल्दी से बताइए आप कौन से प्रश्न पे जा रहे हैं, पहले पे जा रहे हैं, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। तो तीसरे का आंसर जल्दी से बताइए। आशा करते हैं तीसरे का सभी लोगों का सही होगा। तो तीसरे का आंसर हम होगा हमारा तीसरा, पाठानुगुणम विभिन्न सहायक सामग्री रचन्ति। तो देख ले रहे हैं क्या कह रहा है कि रचनात्मक शिक्षण का अभिप्राय है विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्रियों का प्रयोग कर स्वयं पाठ को पढ़ना। यहाँ पे देखिए कह रहा है स्वयं पाठ गुणम, यानी स्वयं से पाठ को जो गुण हैं, और कह रहा है कि विभिन्न यानी अनेक प्रकार के सहायक सामग्री, यानी जो सहायक सामग्रियां हैं रचनियाँ, यानी विभिन्न प्रकार के जो रचनात्मक शिक्षण का अभिप्राय होता है कि विभिन्न प्रकार की जो सहायक सामग्रियां हैं उसका प्रयोग कर स्वयं पाठ को पढ़वाना, यानी स्वयं से पाठ को पढ़वाना। यानी शिक्षण का अर्थ यही होता है कि जो विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्रियां हैं उससे प्रयोग करके बालकों से पढ़ाना। तो इस आधार पे हमारा तीसरा सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। देखते हैं चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए दो प्रश्न आप लोगों को जो प्रश्न है ऑप्शन में दिए गए हैं वो एक समान नजर आएंगे, लेकिन अर्थ अलग अलग होगा। यानी इसका अर्थ भी इंटरनेट होगा और इसका अर्थ भी इंटरनेट होगा। तो सोच समझ के दीजिएगा आंसर। कह रहा है कि संस्थालु अंतर शैक्षणिक, यानी संस्था में जो अंतर शैक्षणिक, यानी जो मुख्य मतलब अंतर, यानी जो इंटरनेट के माध्यम से जो भविष्य में जो शिक्षण प्रणाली उपयोग की जाती है उससे संबंधित कर रहा है कि संस्थालु अंतर शैक्षणिक संपन्न मूल विनियमकरण संवहन तंत्राज्ञानम, यानी कह रहा है कि जो संस्थाओं में अंतर शैक्षणिक संपन्न मूल विनिमयकरण का संवहन यंत्राज्ञान होता है वो क्या है। पहला कह रहा है कि इंट्रानेट, दूसरा कह रहा है टेलनेट, तीसरा कह रहा है एयरनेट, और चौथा कह रहा है कि अंतरजालम। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। ये एक बार सीटेट में पूछा गया है, सीटेट में ये प्रश्न ले लिया गया है एक बार का। तो जल्दी से सोच समझ के बताइएगा कि इसका अर्थ क्या होगा। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा। कह रहा है कि संस्थाओं में जो अंतर शैक्षणिक, कह रहा है कि संस्थाओं में जो अंतर शैक्षणिक जो संपन्न मूल, यहाँ पे संपन्न मूल से विनिमयकरण का, ये विनिमयकरण का अर्थ होता है कि जो दूरस्थ शिक्षा है। विनिमयकरण का अर्थ होता है दूरस्थ शिक्षा, यानी घर पर बैठकर भी आप पढ़ सकते हैं। यानी दूरस्थ शिक्षा में ये प्रणाली होती है कि जो शिक्षक होता है छात्र का सीधा संपर्क नहीं हो पाता, वो सिर्फ एक माध्यम होते हैं दूसरे से जुड़ने के। तो उससे तात्पर्य है यानी तंत्रात्मक ज्ञान से, यानी क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए आप लोग। चौथे का पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा। तो देखिए पहला और चौथा एक जैसे नज़र आ रहे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग है। तो जल्दी से बताइए चौथे का आंसर क्या होगा। तो चौथे का आंसर होगा हमारा चौथा। यहाँ पे देख लेने बारी बारी से क्या कह रहा है कि आंतरिक जो शैक्षणिक को संपन्न करने के लिए विनिमयकरण करते हैं अंतर्जालम द्वारा, यानी जो अंतर्जालम द्वारा है। जैसे इंटरनेट का जो हो गया आप स्वयं से प्रयोग करेंगे, इंटरनेट स्वयं से प्रयोग करेंगे। और टेलनेट जो होता है हमारा जो वो फ़ोन होता है हमारा, जो पहले नज़र आता था बड़ा बड़ा बॉक्स कान में लगे रहते थे, वो जो तार
फ़ोन में लगी जाती थी उसे, और एयरनेट जो हवा द्वारा बातें करते हैं, और इंटरजालम का अर्थ होता है कि सारी दुनिया को जकड़ना, यानी एक ही माध्यम से सबको जोड़ देना, यानी इंटरजालम। तो इसके आधार पे हमारा चौथा सही होगा। कह रहा है कि अंतर्जालम जो पूरे विश्व को ज्ञान समाहित रखता है, या इंटरनेट जो एक ही संस्था में, जो इंटरनेट होता है ये सिर्फ एक ही संस्था में कार्य करता है, यानी आप लिए हैं तो आप ही करते हैं, लेकिन इंटरजालम का अर्थ होता है पूरे विश्व को समाहित करना। तो चौथे का आंसर होगा हमारा चौथा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पाँचवें प्रश्न की ओर देखते हैं। पाँचवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पाँचवा प्रश्न कह रहा है कि वास्तविकतात्मक क्या है? कह रहा है कि वास्तविकतात्मक क्या है? तो जल्दी से बताइए इसका अर्थ क्या होगा। कह रहा है कि वास्तविकतात्मक है क्या है? पहला कह रहा है हमारा कह रहा है कि दृश्यगोष्ठी, कह रहा है कि दृश्यगोष्ठी, और दूसरा कह रहा है कि संगणनम द्वारम प्रगत क्रम, और तीसरा कह रहा है कि वीडियो डिस्क, और चौथा कह रहा है कि दूरगोष्ठी। तो जल्दी से बताइए पाँचवें का आंसर क्या होगा। कह रहा है कि जो वास्तविकतात्मक है क्या है? पहला है दूरदृश्यगोष्ठी, और तीसरा कह रहा है कि संगणक में होता है गणना करना, और संगणक के द्वारा, और प्रगत क्रमम यानी गणनाओं के द्वारा प्रगति करना, और तीसरा कह रहा है कि वीडियो डिस्क का अर्थ होता है जो हमारे घरों में डिस्क लगी होती हैं, जो टीवी लगे रहती हैं उससे, और दूरगोष्ठी का अर्थ होता है हमारा, दूरगोष्ठी का अर्थ होता है जैसे दूरस्थ शिक्षा से संबंध इसका रहता है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। पाँचवें का पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, या फिर चौथा? तो जल्दी से बताइए हमारा पाँचवें का आंसर क्या होगा। तो पाँचवें का आंसर होगा हमारा दूसरा। पाँचवें का आंसर होगा हमारा दूसरा। तो चलिए देख ले रहे हैं क्या कर रहा है। संगणक यंत्र द्वारा प्रगत क्रम में तात्पर्य होता है कि जो संगणक द्वारा होता है प्रगति कार्य में एक के बाद एक वास्तविक को प्रकट किया जा सकता है, यानी गणनाओं के द्वारा। जैसे आपको कोई गणना करना है 100 + 100 करना है, आप जल्दी से नहीं कर सकते, लेकिन कैलकुलेट होता है उसके द्वारा आप तुरंत बता सकते हैं कि 100 + 100 होता है 200। तो इस आधार पे हमारा पाँचवें का दूसरा सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर समझाने में कोई कठिनाई हो रही हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और उसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो चलिए देख रहे हैं छठा हमारा क्या कह रहा है। छठा कह रहा है कि भाषा अर्जने आवश्यकम। कह रहा है कि भाषा आवश्यकम यानी भाषा को सीखने में क्या आवश्यक है, भाषा के लिए आवश्यक क्या है। पहला कह रहा है कि व्याकरण ज्ञानस्य व्यवस्थित प्रयोग, यानी योग का प्रयोग कंठस्थीकरणम। कह रहा है व्याकरण के ज्ञान को व्यवस्थित रूप से प्रयोग करके कंठस्थीकरण करना, यानी रटने की बात कर रहा है। और दूसरा कह रहा है कि मातृभाषायाः तथा द्वितीय यानी मातृभाषा और द्वितीय भाषा अवगत क्रम मानव मस्तिष्क अतः सामर्थ्य निर्दिश्यन्ति, यानी कह रहा है कि मातृभाषा और द्वितीय भाषा को अवगत कराते हुए मानव मस्तिष्क में अतः सार्थक निर्देश देना, यानी बालक को मातृभाषा और द्वितीय भाषा से अवगत करा के उसके मस्तिष्क में सार्थक निर्देश देना। और तीसरा कह रहा है कि मातृभाषा ज्ञानवगम, कह रहा है कि ज्ञानवगम मातृभाषा और ज्ञानगम क्रममें विद्यासु, यानी जो विद्यार्थी है उसको मातृभाषा के ज्ञान में क्रमशः शिक्षा यानी विद्यार्थियों को शिक्षा देनी चाहिए। और चौथा कह रहा है कि कंठ स्वीकरण यानी रटने की बात कर रहा है, कंठस्थ करने की बात कर रहा है, तथा आवश्यकता पबानाम प्रयोग यानी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करना। तो जल्दी से बताइए इसका अर्थ क्या होगा, पहला या दूसरा या फिर तीसरा या फिर चौथा। तो छठे का आंसर जल्दी से बताइए। कह रहा है कि भाषा अर्जने आवश्यकम यानी भाषा के अर्जन में क्या आवश्यक है। तो जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा हमारा पहला कह रहा है कि भाषा के जो अर्जन में आवश्यक है वो पहला है। देख लेने क्या कह रहा है कि कह रहा है कि इसका भाषा अर्जन के लिए आवश्यक है व्याकरण का ज्ञान का व्यवस्थित प्रयोग तथा पदों का कंठस्थीकरण करना आना चाहिए, यानी कि भाषा जो सीखने की क्रम होती है, भाषा जो होता है माँ बाप से सीख सकता है मातृभाषा द्वारा, लेकिन यहाँ द्वितीय भाषा की भी बात कर रहा है। यानी अगर कोई बालक मान लीजिए यूपी से है और वो केरला में, उसके जो पिता हैं केरला से हैं, दोनों की जो भाषा होगी वो द्वितीय भाषा होगी, लेकिन उनकी जो शिक्षण पद्धति होगी, जो सिखाने की शैली होगी सिर्फ मातृभाषा में होगी, तो ये द्वितीय भाषा उसमें काम नहीं करेगी। इस आधार पे हमारा दूसरा गलत हो गया। मातृभाषा ज्ञानम
ज्ञानम अवगतम क्रमस्य विद्यासु, यानी विद्यार्थियों को मातृभाषा के ज्ञान से अवगत कराने की बात कर रहा है। तो शिक्षण ये भाषा अर्जन की विधि नहीं होगी। और चौथा कर रहा है कंठस्थीकरण, यानी कंठ यानी सिर्फ रटने की बात कर रहा है, लेकिन व्याकरण को जानने के लिए व्याकरण का व्यवस्थित प्रयोग करना आना चाहिए। और जो व्याकरण को व्यवस्थित रूप से रखने के लिए आपको एक व्याकरण को पढ़ना पड़ेगा, कंठस्थीकरण करना पड़ेगा। तो इस आधार पे हमारा छठे का पहला सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवें प्रश्न की ओर देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। तो सातवां कह रहा है हमारा कि एनसीएफ 2005 के अनुसारम काल्पनिक चिंतनार्थ एवं च साक्षात्ता द्वारा ज्ञानार्जन मन्यते। कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार काल्पनिक चिंतन, सातवां हमारा कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार काल्पनिक चिंतन एवं च साक्षात्कार द्वारा क्या ज्ञानार्थ यानी जानने का महत्व कहता है। पहला कह रहा है कि मातृभाषा, दूसरा कह रहा है कि तृतीय भाषा, और तीसरा कह रहा है कि शास्त्रीय भाषा, और चौथा कह रहा है कि द्वितीय भाषा। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए कि जो एनसीएफ 2005 के अनुसार काल्पनिक चिंतन यानी सोचने विचारने की जो शक्ति है बालकों में, वो साक्षात्कार यानी उनसे मौखिक रूप से पूछा जाता है। किसके द्वारा, यानी जो बालक आपका आता है प्राथमिक स्तर पे बालक, उसको सिखाने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करेंगे। पहला कह रहा है कि मातृभाषा द्वारा उनसे साक्षात्कार द्वारा पूछते हैं। दूसरा का तृतीय भाषा, और तीसरा कह रहा है शास्त्रीय भाषा, और चौथा कह रहा है द्वितीय भाषा। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा सातवें का। लगभग सभी लोगों का सही आ रहा है। तो सातवें का आंसर होगा हमारा मातृभाषा। जान ले रहे हैं क्या होता है। बालक जो होता है पहले सीखने से पहले वो मातृभाषा यानी घरों में उपयोग होने वाली भाषाओं को ही जानता है। विद्यालय में जाता है तो उसे द्वितीय भाषा के बारे में नहीं पता होता है, लेकिन जो शिक्षक होता है वो उनसे जुड़ने के लिए, उनमें रुचि उत्पन्न करने के लिए उनकी मातृभाषा का प्रयोग करता है। तृतीय भाषा का अर्थ ये हुआ कि आपके पिता जो हैं वो मान लीजिए भारत से हैं, और जो आपकी माता है वो मान लीजिए विदेश से हैं, विदेशी भाषा जानती हैं। और जो इन दोनों से बालक पैदा होंगे, बच्चे पैदा होंगे, उनकी भाषा जो होती है वो एक तृतीय भाषा के रूप में उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए बालक जो है हिंदी भी जानता है और विदेशी भाषा भी जानता है, लेकिन अगर वो हिंदी के अलावा अगर वो चला गया तमिल भाषा में तो वो तृतीय भाषा हो गई। और शास्त्रीय भाषा जो शास्त्रों के द्वारा पढ़ाई जाती है उससे, और द्वितीय भाषा जो होती है माता अलग हैं और पिता अलग हैं, माता की भाषा अलग है, पिता की भाषा अलग है, उनसे जो बालक पैदा होंगे वो दोनों भाषाओं को जानेगा, तो उस आधार पे उसकी द्वितीय भाषा हो गई। लेकिन अगर तृतीय भाषा की बात कर रहा है तो तृतीय भाषा पे ये याद रखेगा, माता भी अलग भाषा, पिता भी अलग भाषा, इन दोनों की भाषा से जो उत्पन्न एक भाषा होती है वो मान लीजिए उसकी भाषा है, लेकिन विद्यालय पे जाने पे एक नई भाषा का निर्माण होता है तो तृतीय भाषा कहलाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवें का हमारा पहला होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर देखते हैं। आठवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। आठवां प्रश्न हमारा कह रहा है कि आकलन से निष्कर्ष, कह रहा है कि आकलन का निष्कर्ष यानी आकलन निकलता है, किसके द्वारा निकलता है। यहाँ पे देखिए आकलन नस्य निष्कर्ष, यानी आकलन किसके द्वारा निकलता है, निष्कर्ष निकलता है। तो यहाँ पे देखिए पहला करा है प्रश्न क्रमेण अलंगनाम विभाग, और दूसरा करा है कि विद्यार्थी नाम सामर्थ्यस्य सामान्य ज्ञानम, और तीसरा करा है कि अंगनम मार्गदर्शिका, और चौथा कह रहा है कि परीक्षा मार्गदर्शन मूल्यांकन निर्देशी। यानी कह रहा है, देख ले रहे हैं बारी बारी से क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है कि आकलन निकलता है, किसके द्वारा निकलता है। पहला कह रहा है हमारा यहाँ पे कि प्रश्न के क्रम अंगना यानी प्रश्नों के क्रम के जो अंग हैं उनकी विभागों से निकलते हैं। और दूसरा कह रहा है कि विद्यार्थी सामर्थ्य से सामान्य ज्ञानम, इसका कह रहा है कि जो विद्यार्थी हैं वो उनके सामर्थ्य और उनके ज्ञान के द्वारा, उनके जो ज्ञान है उसके द्वारा आकलन का निष्कर्ष निकाला जा सकता है। और तीसरा कह रहा है कि अंकनम मार्गदर्शिका, यानी जो अंकों के माध्यम से उनका ज्ञान निष्कर्ष निकाला जा सकता है। चौथा कह रहा है कि परीक्षा मार्गदर्शन, यानी परीक्षा के द्वारा बालकों का आकलन किया जा सकता है। यहाँ पे कह रहा है प्रश्नों के माध्यम से, प्रश्नों को पूछकर कह रहा है, प्रश्नों के जो क्रम है उसके द्वारा बच्चों का आकलन किया जा सकता है। और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों के सामर्थ्य, यानी जो उनकी सामर्थ्य है, सोचने समझने की विचारधारा है, तर्क है, उसके आधार पे उनसे प्रश्न पूछ के उनका आकलन किया जा सकता है। और यहाँ कह रहा है
अंकनम मार्गदर्शन यानी अंकों के निर्माण पे, यानी उनका पेपर हो गया, जो उन अंक पाए हैं उसके द्वारा उनका आकलन करना। चौथा कह रहा है कि परीक्षा मार्ग यानी परीक्षा करा के मूल्यांकन निर्देश यानी मूल्यांकन का निर्देश करना। तो इस आधार पे आप लोग जान ही गए होंगे कि हमारा आंसर कौन सा होगा 8वें का। तो 8वें का आंसर होगा हमारा दूसरा, विद्यार्थियों के तर्क शक्ति पे ही उनका आकलन किया जा सकता है कि वो कितने पढ़ने में समर्थ हैं। तो इस आधार पे हमारा 8वें का आंसर होगा हमारा दूसरा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, देख ले रहे हैं 9वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। 9वां प्रश्न ये कह रहा है कि यद्यपि इति पदे संयुक्त अक्षर अस्ति, कह रहा है कि इन सभी में संयुक्त पद जो है कौन सा है। तो पहला कह रहा है यद, दूसरा कह रहा है पद, और तीसरा कह रहा है यप, और चौथा कह रहा है दय। तो जल्दी से बताइए इसका अर्थ क्या होगा 9वें का। ऐसा करते हैं सभी लोगों का 9वें का सही होगा। तो जल्दी से बताइए 9वें का आंसर क्या होगा हमारा। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा। कह रहा है कि इनमें से कौन सा पद संयुक्त अक्षर है। तो पहला है यद, दूसरा है पद, तीसरा है यप, चौथा है दय। तो देख ले रहे हैं कौन सा सही होगा हमारा। तो 9वें का आंसर होगा हमारा चौथा। देख रहे हैं बारी बारी से। यह जो है पूर्ण अक्षर है, य को अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो य प्लस अ बराबर होता है य, ठीक है। और द तो पहले से ही आधा है, इसमें कोई मात्रा नहीं है। तो और यहाँ पे देख रहे हैं दूसरा, देख रहे हैं दूसरा हमारा कह रहा है कि प आधा है, द पूरा है, द पूरा है। तो पद यानी इसको अगर संयुक्त अक्षर में जोड़ेंगे तो ये इसका ये होगा, यानी पद। इसका अर्थ कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए ये कह रहा है तीसरा य आधा है और प है पूरा है। तो प में तो अ है, ये मिलके हो गया प। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर इसको संयुक्त अक्षर में जोड़ा जाए तो इसका अर्थ ये होगा हमारा कि यह आधा होगा और प होगा। यह इसका कोई अर्थ ही नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे देखिए चौथा जो हमारा कह रहा है कि आधा द है, सभी को पता है इसमें मात्रा नहीं है, लेकिन यह है यहाँ पे पूरा। तो यह में अ मिला है। अगर इसको पूरा हम करेंगे, अगर यह प्लस आधा यह प्लस अ करेंगे तो हो जाएगा यह, और द आधा है तो इसको अगर द प्लस य प्लस अ तो हो जाएगा हमारा घ। तो द और य मिलके हो जाएगा घ हमारा। तो इस आधार पे हमारा संयुक्त अक्षर चौथा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगर पढ़ाने में कोई कठिनाई हो रही है तो इसके लिए सॉरी, संस्कृत भाषा है, बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो 11वां देख लेने क्या रहा है। 10वां कह रहे हैं कि पठन संदर्भे भाव ग्रहण परिच्छते, कह रहा है 10वां हमारा कि पठन संदर्भे भाव ग्रहण परिचय, यानी कह रहा है कि पठन संदर्भ के अंतर्गत भाव परीक्षण का क्या अर्थ है। तो पहला कह रहा है कि टिप्पणी निर्माणम द्वारा, दूसरा कह रहा है कि सारांश, और तीसरा कह रहा है कि अवरोधानार्थक प्रक्रिया द्वारा संभाषणम वाक्यानि, और तीसरा कह रहा है कि टिप्पणी लेखनम द्वारा। यहाँ पे कह रहा है कि पढ़ने के संदर्भ में भाव ग्रहण करने के परीक्षार्थ यानी परीक्षा में क्या किसके द्वारा किया जा सकता है परीक्षण, यानी जो पढ़ने का संदर्भ है भाव ग्रहण करने का, उसका परीक्षण किसके द्वारा किया जा सकता है। तो पहला कह रहा है टिप्पणी निर्माण द्वारा, यानी टिप्पणी करके, टिप्पणी के निर्माण द्वारा हम उसके पढ़ने की भावात्मक परीक्षण कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है सारांशों के द्वारा। तीसरा कह रहा है अवरोधात्मक यानी रुकावट और प्रक्रिया द्वारा, रुकने की प्रक्रिया द्वारा संभाषण यानी संभाषणम वाक्यानि, यानी उसकी भाषणों को कर सकते हैं, और टिप्पणी लिखने से। तो जल्दी से बताइए इसका क्या अर्थ होगा 10वें का। तो जल्दी से बताइए। यहाँ पे कह रहा है देखिए अवरोधनार्थक यानी बिना अवरोध के, अवरोध प्रक्रिया द्वारा, यानी बिना अवरोध के, बिना प्रक्रिया के संभाषणम वाक्यानि, यानी बच्चों के जो है बोलकर संभाषण मानी होता है बोलना, यानी बोल के उनका परीक्षण किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए भाव ग्रहण कर रहा है, और यहाँ पे देखिए संभाषणम यानी बोलने से बात कर रहा है, यानी सुनने से बात कर रहा है, ठीक है। संभाषणम में होता है सुनना, यानी भावों को हम सुनकर, उनके भावों को सुनकर उनका परीक्षण कर सकते हैं। और यहाँ टिप्पणी लिखने से, यानी उनके बालकों पे टिप्पणी लिखने से उनका परीक्षण कर सकते हैं, सारांश के द्वारा कर सकते हैं और टिप्पणियों के द्वारा। लेकिन हमारा यहाँ पे देखिए मिलता जुलता है। यहाँ पे देखिए संभाषणम, और यहाँ पे देखिए भाव, यानी भावों को हम सुन सकते हैं तभी उसके भावों को हम जान सकते हैं। इस आधार पे हमारा 10वें का तीसरा होगा सही। तो सभी लोगों का लगभग सही आया है तीसरा। आशा करते हैं आज आप लोगों के जो संस्कृत के जो प्रश्न हैं अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे होंगे तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख दीजिए।
और सभी लोगों को पता है कि संस्कृत भाषा थोड़ी सी कठिनाई होती है बोलने में, और जो भी त्रुटियाँ हो रही हैं इसके लिए हम क्षमा चाह रहे हैं, तो इससे नाराज़ मत होइएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। सभी लोगों को कमेंट आता है तो समझा दीजिए। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो सिर्फ पढ़े जा सकते हैं। तो चलिए 11वें में देखते हैं। कह रहे परीक्षणम महत्वपूर्ण भवति। कह रहा है कि प्रश्न जो परीक्षण है उसका महत्वपूर्ण भवति क्या है, यानी परीक्षा का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, यानी परीक्षा जो कराने का तात्पर्य है उससे क्या लाभ है, यानी क्या है। और पहला कह रहा है पुष्टियम, यानी प्रतिपुष्टिम अधिकृत उपचारात्मक कार्यम भवति, यानी कह रहा है कि प्रतिपुष्टि यानी सभी प्रकार के जो अधिकृत हैं, सभी प्रकार के जो बच्चे हैं उनका उपचारात्मक बौद्धिक क्षमता को सामान्य रूप से विकसित किया जा सकता है। और दूसरा कह रहा है कि अधिगम कक्षार्थ छात्रों करा कि अधिगम छात्रों अध्यम, यानी छात्रों का अधिगम के द्वारा जो उनका उन्नति है उसको किया जा सकता है। और तीसरा कह रहा है भय द्वारा, यानी उनमें भय द्वारा छात्र प्रेरितुम, यानी भय के द्वारा छात्रों को प्रेरित किया जा सकता है। चौथा कह रहा है कक्षा श्रेष्ठम संज्ञानातुम, यानी कक्षा के श्रेष्ठ बालकों को विकसित किया जा सकता है, उनकी मातृ बुद्धि को। यहाँ पे सिर्फ कक्षा के श्रेष्ठ बालकों की बात कर रहा है, यहाँ पे भय की बात कर रहा है, अधिगमकर्ता की बात कर रहा है यानी सीखने से, और प्रतिपुष्टि अधिगम उपचारात्मक यानी उपचार की बात कर रहा है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, परीक्षा का महत्वपूर्ण अंश क्या है। तो 11वें का जल्दी से बताइए आप कौन से प्रश्न में जा रहे हैं, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। तो इसका आंसर 11वें का क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए 11वें का क्या होगा। तो 11वें का आंसर होगा हमारा पहला, क्योंकि यहाँ पे अधिगमकर्ता छात्र उन्नति, यानी अधिगम जो कर रहे हैं बालक उनकी उन्नति की बात कर रहा है, और यहाँ पे भय के द्वारा उनको प्रेरित करने की बात कर रहा है, और कक्षा श्रेष्ठ यानी कक्षा के सिर्फ श्रेष्ठ बालकों की बात कर रहा है। इस आधार पे ये तीनों गलत हुआ हमारा। और चौथा जो है उपचारात्मक, यानी कि जो परीक्षा के द्वारा जो बालक में कमियाँ होती हैं उसको फिर से जानकर हम उसे ठीक कर सकते हैं। इस आधार पर हमारा पहला सही होगा कि जो परीक्षा होता है उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो बालक पढ़ने में कमज़ोर हैं उनकी कमियों को जानकर फिर से उन्हें उस जो कमी उनकी है उसको बताया जाए। तो इस आधार पे हमारा पहला सही होगा। जान ले रहे हैं क्या कर रहा है कि परीक्षण महत्वपूर्ण होता है, किस लिए होता है, ये अधिकृतम उपचार के लिए होता है, यानी उनका उपचार करने के लिए होता है। तो इस आधार पे हमारा 11वें का पहला सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 12वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 12वां जो प्रश्न हमारा कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण अस्ति, कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण अस्ति यानी क्या का अर्थ क्या है। कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण का अस्ति यानी उस होता है, उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ होता है, क्या होता है। पहला कह रहा है निदानम अधिगमनात्मक रिक्त पूर्णम, यानी जो अधिगम की रिक्त स्थान है उसको भरना, यानी जो बालक सीख रहे हैं उनकी जो कमियां हैं उसको भरना, यानी उसको दूर करना। और दूसरा कह रहा है कि प्रतिभाशाली छात्र शिक्षण, यानी सिर्फ जो प्रतिभाशाली शिक्षण है उसको सिखाना। और यहाँ पे कह रहा है तीसरा पाठ्यक्रमोत्तर, यानी पाठ के जो क्रमोत्तर हैं शिक्षण, यानी शिक्षण देना, पाठ के जो पाठों को क्रम से उनको शिक्षण देना बालकों में। और चौथा कह रहा है अतिरिक्त शिक्षण, यानी अलग से शिक्षण, यानी शिक्षण देना बालकों को। तो जल्दी से बताइए कि उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, यानी जो बालकों में उपचारात्मक यानी उनको जो उपचार दिया जाता है बालकों में सीखने के लिए प्रोत्साहित किया, जो उनकी कमियां उनको दूर करने के लिए उपचार शिक्षण जो दिया जाता है उसका अर्थ क्या होता है, निदान, यानी जो उनकी जो कमियां हैं उसका निदान करना, अधिगमनात्मक यानी उनकी रिक्त स्थान को भरना। और कह रहा है प्रतिभाशाली छात्रेण शिक्षण, यानी जो प्रतिभाशाली शिक्षण है उनको शिक्षण देना। और कह रहा है कि जो पाठ का उत्तम यानी जो पाठ का क्रम है उसको शिक्षण के माध्यम से दूर करना। और चौथा कह रहा है अतिरिक्त शिक्षण, यानी उनको अलग से कक्षा देना, शिक्षण सिखाना। तो जल्दी से बताइए 12वें का आंसर क्या होगा हमारा। तो 12वें का आंसर होगा हमारा पहला निदान, यानी बालकों का निदान करना, यानी जो बालक की कमियां जो हैं उसको जानना। उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ यही होता है कि बालकों की कमियों को जानकर अधिगम रिक्त पूर्ण होता है, जिससे विविध रूप से छात्रों के ज्ञानात्मक में वृद्धि होती है, सहायक होता है। उपचार का अर्थ होता है आप सभी लोगों को पता है कि कमियों को दूर करना, तो यहाँ पे निदान किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 13वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 13वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि छात्राणाम, जो छात्र हैं भाषा कौशलम, यानी छात्रों के भाषा कौशलम विकासार्थम ध्वनि क्रम उपयोग कथन करणी, यानी कह रहा है कि जो छात्र हैं उनके भाषा कौशल और विकासात्मक ध्वनि, यानी भाषा कौशल और विकास
मात्रात्मक ध्वनि को प्रयोग करते हैं उसका कारण क्या है, कथम कारण है, कौन सा कारण है। पहला कह रहा है कि भाषण युक्त श्रुत लेखन द्वारा, यानी जो छात्रों के जो भाषा कौशल का विकास हम किस ध्वनि के उपयोग होता है उसका क्या कारण है। दूसरा कह रहा है व्यंग चित्रण, यानी जो व्यंग बालक हैं, विकलांग बालक हैं अथवा अन्य दृश्य सामग्री प्रयोग, यानी जो व्यंग बालक हैं उनको अन्य दृश्य सामग्री द्वारा दूर किया जा सकता है। और तीसरा कह रहा है कि मूलत्वाधारित, यानी जो मूल तत्व हैं उसके आधारित और कथया विवरण, यानी कथनों का विवरण और कथा द्वारा, यानी कथा यानी कहानी सुनाकर। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि अभिसंचित ध्वनि श्रवण पश्चात श्रुत सामग्री धारीकृत और व्याख्या द्वारा अथवा कथा कथन द्वारा। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। 13वें का पहला होगा, इसका अर्थ होगा पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा। यानी जो छात्र हैं उनके भाषा कौशल विकास के ध्वनि क्रम का उपयोग क्या होता है। पहला कह रहा है कि भाषण युक्तम श्रुत लेखवा द्वारा, यानी भाषा के श्रुत लेख, यानी जो भाषण युक्त हैं उसको सुनकर लिखने के लिए कह रहा है, लिखने से होता है। और दूसरा कह रहा है कि व्यंग चित्राणी, यानी जो विकलांग बालक हैं उनको दृश्य सामग्री द्वारा सिखाया जा सकता है। और तीसरा कह रहा है कि मूलतत्वाधारित कथया विवरण, यानी कथन के विवरण द्वारा। और चौथा कह रहा है कि अभिसंचित ध्वनि श्रवण, यानी जो अधिकांश जो ध्वनि श्रवण है सुनने के पश्चात हैं और श्रुत सामग्रीकरण, यानी जो सुनने की सामग्री है द्वारा उनको कथन द्वारा सिखाया जा सकता है। तो इसका आंसर बताइए जल्दी। 13वें का पहला होगा, 13वें का पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा 13वें का। आशा करते हैं सभी लोगों को पता होगा 13वें का आंसर। जल्दी से बताइए पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा 13वें का। तो 13वें का आंसर होगा हमारा चौथा। 13वें का होगा हमारा चौथा। कह रहा है कि अभिसंचित ध्वनि श्रवण पश्चात, यानी बालक के ध्वनि सुनने के पश्चात, जो ध्वनि को सुनने के पश्चात उनकी श्रुत सामग्री, यानी जो सहायक उनके सुनने के सहायक सामग्री हैं द्वारा विकसित कथनों द्वारा विकसित किया जा सकता है। तो इस आधार पे हमारा यहाँ पे चौथा सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। देखिए 14वां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। 14वां प्रश्न हमारा कह रहा है ये कि एकालाप द्वारा त्रयाणाम उपकौशलाम आकलन किए थे। कह रहा है कि एक आलाप द्वारा किन कौशलों का आकलन किया जा सकता है, कितने आकलन किए जा सकते हैं। पहला कह रहा है कि स्वर लहरी ध्वनि गुणम, और दूसरा कह रहा है कि ध्वनि गुणम शैली व्यक्तः प्रस्तुतः, और तीसरा कह रहा है वस्त्रानुमानम और स्वरतः लहरी, और कह रहा है चौथा भावग्रहणमा वस्त्रानुमान व्यक्ति प्रस्तुतः। तो जल्दी से बताइए इसका अर्थ क्या होगा। अर्थ कर रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो 14वें का आंसर जल्दी से बताइए आप लोग। कह रहा है कि एकालाप द्वारा कितने कौशलों का आकलन किया जा सकता है। एकालाप कह रहा है कि एकालाप द्वारा त्रयाणाम उपकौशलाम आकलन किया जाए, यानी कितने कौशलों का आकलन किया जा सकता है। पहला कह रहा है स्वर लहरी गुण गति, यानी 1 2 3, इन तीनों का हो सकता है। दूसरा कह रहा है ध्वनि गुण, यहाँ पे देखिए 1 हो गया, शैली की और उपयुक्त प्रस्तुति 3 हो गया। और यहाँ पे देखिए कह रहा है वक्ता नाम, यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा कि वक्ता नाम उनाम स्वर लहरी और संदर्भ, यानी कह रहा है संदर्भ द्वारा, स्वर लहरी द्वारा यानी एक समान गति द्वारा, वस्त्रानुम यानी वस्त्रों के द्वारा, और कह रहा है कि भाव यानी भावों के द्वारा, वस्त्रानुमा उनके वस्त्रों के द्वारा और उपयुक्त द्वारा। तो 14वें का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा हमारा। तो 14वें का आंसर होगा हमारा पहला स्वर लहरी, एक समान जो ध्वनि होती है, जो पढ़ाने का शैली होता है उसके द्वारा। ध्वनि गुण यानी जो ध्वनि है एक लिमिट में होनी चाहिए, ना ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए ना ज़्यादा कम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा तेज़ होगी तो क्लास में ज़्यादा शोर होगा, अगर कम रहेगी तो बालक सुन नहीं सकते। इसलिए हमें ऐसे अपन पढ़ाते समय ऐसे ध्वनि का प्रयोग करना चाहिए जिससे सभी बालकों को एक समान सुनाई जाए। और गति एक समान हो। जैसे कह रहा है कि अगर हम कह दें कि किसी संस्कृत भाषा में अधिकाधिक संस्कृत का प्रयोग होता है तो जहाँ है वहाँ पे एक पूर्ण विराम होगा, तो वहाँ पे हमें रुक जाना है, यानी उचित वाक्यों के साथ हमें गति का भी प्रयोग करना चाहिए। तो इस आधार पे हमारा 14 का पहला सही होगा। तो चलिए 15वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न आप ही लोगों के लिए रखा गया है।
ये संधि से है तो जल्दी से बताइए, समास से है तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। पहला कह रहा है हमारा द्वंद्व समासस्य उदाहरण, यानी द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है। पहला है पीताम्बर, दूसरा है नीलोत्तम, और तीसरा कह रहा है रामकृष्ण, और चौथा कह रहा है कि राजपुरुष है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा 15वें का, जल्दी से बताइए क्या होगा द्वंद्व समास का। ये अर्थ आप लोग निकाल लीजिएगा कि जहाँ पे भी और संधि विच्छेद करते समय और या फिर इसका निशान दिखाई दे दे, ठीक है, वो समझ लीजिए कि द्वंद्व समास है। कह रहा है कि पीताम्बर, पीला है जिसका वस्त्र, ठीक है, यहाँ पे पीताम्बर की बात कर रहा है, कृष्ण भगवान से कह रहा है। नीलोत्तम, यहाँ पे नीला है जिसका शरीर, वो भी कृष्ण से अर्थ हो गया। राम कृष्ण, राम के समान जो कृष्ण हैं, और यहाँ पे राजपुरुष, राज का पुरुष। तो इसमें इन चारों में से किस में और का प्रयोग होता है, देख लीजिए संधि विच्छेद करते समय कि और किस में आ रहा है। द्वंद्व समास में और आता है। तो जल्दी से बताइए पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो कमेंट बॉक्स में 15वें का आंसर जल्दी दे दीजिएगा। और नीचे आप लोगों को यहाँ पे देखिए प्रत्यय पहचानने के कुछ ट्रिक दे दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा इसे और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो तो आप लोगों को टेलीग्राम में इस PDF फाइल चले जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा कह रहा है तबियत में क्या ऐसा ट्रिक है जिसे हम पहचान सकते हैं कि तबियत कैसे पहचान। अगर तबियत किसी प्रश्न में आ गया संस्कृत में, तो आप देखिएगा कि पहले म लगा होगा लास्ट में, हलंत वाला म लगा होगा इंड में, लास्ट में। और अनियर का अर्थ होता है, यहाँ पे देखिए य होगा और नीय लास्ट में होगा। और अक्त में होता है त, लास्ट में संस्कृत में त होगा, जहाँ त होगा बना होगा वहाँ पे ये होगा। और कह रहा है यहाँ पे देखिए लप में देखिए ये होगा। तो ये सब ट्रिक हैं, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा पहचानने के जो विभक्ति जो होते हैं, ये प्रत्यय पहचानने के थोड़े से ट्रिक हैं, इसको देख लीजिएगा आप लोग और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आशा करते हैं आज की प्रश्न जो हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो एक बार लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। और अगली क्लास किस पे बनाई जाए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। 15 में से कितने लोगों का कितना सही होगा ये भी बता दीजिएगा। तो आशा करते हैं आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।